Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. थोड़ा बहुत रेडी किए हो? Yes, sir. चलिए, Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तुमने 2-4 पॉइंट सीख लिए थे कि जितने भी एटम्स है ना, जो लाइट एटम्स है, जो लाइट एलिमेंट्स है, उनमें n बराबर z पे स्टेबिलिटी है, और जो हैवी एलिमेंट्स है उनमें n ग्रेटर देन z वाले स्टेबल है, राइट। और जिनमें ये रेशियो नहीं होता है वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी करने के लिए डिके करते हैं, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। तो भैया डिके, आपके पास 3 टाइप का डिके डिफाइन है, लिखिए। अल्फा डी। सर तो आपने कहा था ना कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लिखना, सर एनसीईआरटी में था नहीं वो, सर बता दो। तो आपको अच्छी में मिल जाएगा यार। मेरे को तो एब्सोल्युटली याद नहीं है, और तुम लोगों को भी छोड़ा हुआ था कि तुम लोग एक बार जरूर उसको याद कर लेना, देख लेना। तो वो इम्पोर्टेंट कैसे था, मतलब आ जाता है पेपर में? नहीं, आज तक तो हिस्ट्री में नहीं आया है, पर जो नहीं आया जरूर से कभी नहीं आएगा, है ना। बस याद होना चाहिए यार सर कि ये ये किस चीजें। एलिमेंट से शुरू होती है सीरीज? हाँ, सर वो दिया नहीं हुआ एच वर्मा, आशीष और एनसीईआरटी कहीं ना कहीं अभी केमिस्ट्री के बीएम में है। बीएम शर्मा में है सर। बीएम शर्मा में। बीएम में होगा, नहीं तो केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी उसमें होगा यार। ओके सर, मैंने एच वर्मा और उसमें देखा था अब एनसीईआरटी। देखो, बस ये आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट से स्टार्ट हुआ और किस एलिमेंट में फाइनली खत्म हुआ, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। ओके सर। जी, आपके पास 3 टाइप के डीके हैं, एक आपके पास अल्फा डीके, एक है बीटा डीके और एक है गामा डीके। और जब भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन को डील करते हो तो आप बेसिकली सिंपली चार्ज वार्ज के कंजर्वेशन ध्यान नहीं देते हो, सिंपली आप अपनी इक्वेशन बनाते हो कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, राइट, ये Z है, ये A है। जब अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके मतलब क्या हुआ? अल्फा बट अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर मैं देखो, हीलियम न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। yes, sir. यस सर। अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? बेसिकली 2He4 हो गया ना, तो Z तो क्या हो जाएगा? minus minus -4। ये क्या हो जाएगा? 4 से कम हो जाएगा, yes, sir. है ना। ये आपका अल्फा डीके। जो अल्फा डीके होता है, जिनका ए 210 से ज्यादा था, जनरली अल्फा डीके डेफिनेटली शो क्या होता है। जिनका भी ए 210 से ज्यादा है उन सब में आपका अल्फा डीके देखा गया है। तो कभी भी अल्फा डीके है तो क्या करना है, जो नया एलिमेंट बनेगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम होगा, और जो उसका मास नंबर है वो 4 से कम होगा। फिर वो बीटा डीके। अब बीटा डीके भी क्या है? 2 टाइप का है, एक बीटा प्लस डीके और एक बीटा माइनस डीके। स्टार्टिंग विद द बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके और बीटा, दो को भी पहले उठा लो यार। देखो ये है, जब बीटा प्लस डीके होता है तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका क्या होगा? Z 1 से कम होगा, मास नंबर सेम रहेगा, yes, ठीक है। देखो Z 1 से कम होगा इसका मतलब क्या हो? डेफिनेटली जो प्रोटॉन था वो किसमें टूटा? जो प्रोटॉन positive न्यूट्रॉन में। जो प्रोटॉन टूटा न्यूट्रॉन में,
ठीक है, अब देखो ए तो सेम ही रहा, क्योंकि जब एक न्यूक्लियन कम हुआ तो दूसरा न्यूक्लियन बढ़ गया, तो ए तो क्या रहा सेम, लेकिन जेड एक से कम हो गया। अच्छा, जब न्यूट्रॉन निकला तो इधर ही चार्ज पॉजिटिव, तो इधर भी चार्ज एक पॉजिटिव पार्टिकल निकलना चाहिए, और ये इसे बोलते हैं प्लस। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव। साथ में एक पार्टिकल और निकलता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल जो कि ना वेरी लेस इंटरेक्टिव है। जो न्यूट्रिनो है मतलब जो ये ज्यादातर मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं करता है, और कोई चार्ज पार्टिकल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट हो। तो बहुत टाइम तक तो यार इसको इसका बारे में पता ही नहीं लगा कि भैया देखिए में ये वाले पार्टिकल भी निकलता होता है। अब ये पता कैसे लगा? ये पता ऐसे लगा पल में लिखे तो ये इसे क्या बोलते हैं? दिस इज पॉजिट्रॉन। यहाँ क्या निकल रहा है? एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो निकल रहा है। सिंबल क्या है सर न्यूट्रिनो का? वी है ये? फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है, न्यू वाला। सर एक बार अल्फा वाला दिखा दो। एक सेकंड उसमें थैंक यू सर। A बीटा माइनस में क्या है? -1 Z+। ये नहीं भाई, जो नया एलिमेंट बनेगा ये जेड प्लस हो गया, ए सेम रहेगा। ए दोनों ही केस में क्या होता है? ओ हाँ ठीक है सर। ए दोनों ही केस में सेम रहेगा। अब देखो जेड एक बड़े का मतलब क्या है? प्रोबेबली न्यूट्रॉन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में, एक प्रोटॉन है, ये क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ये जो दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी। एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा साथ में? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा देखो, इन दोनों केस में देखो, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेगा, लेकिन यहाँ से पॉजिट्रॉन और बाकी वाला पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। तो नीचे वाले में क्या है, जब न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन तो वहीं का वहीं रहेगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो वो बाहर निकलेगा। तो जब भी बीटा डिके होता है तो बीटा डिके में आप क्या कहते हैं, ए कभी चेंज नहीं होता। अब याद कैसे, जब प्लस बीटा प्लस है तो जेड कम हो रहा है, और जब बीटा माइनस तो जेड एक बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वाले में कैसे पता लगा भाई? जब आपने देखा रेडियोएक्टिव देखा, तो भैया ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो रेडिएटिव हो रही है, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रही है या कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स करवा रहा है? इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल। और इनफैक्ट जो डिके के लिए जो रिस्पांसिबल है कि न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बन गया, या प्रोटॉन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होकर वो क्या बन गया? दो तीन पार्टिकल में टूट गया, राइट? इसमें न्यूट्रॉन भी क्या हुआ, दो तीन पार्टिकल टूटा, एक पार्टिकल प्रोटॉन था जो वही का वही रह गया, बाकी इलेक्ट्रॉन और वो बाकी एंटी न्यूट्रिनो बाहर चले गए। अच्छा, तो ये जो ब्लास्ट हो रहा है, ये ब्लास्ट के लिए कौन रिस्पांसिबल है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। चाहो लिख सकते हो लक्ष्य डाल के, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर द डीके। जो अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो कहाँ लगते हैं? वो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं, है ना? वहीं पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है वो विद इन अ न्यूक्लियॉन लगते हैं। मतलब एक न्यूक्लियॉन को उठाया, इसी के अंदर प्रोटॉन के अंदर ही लग रहा है, या न्यूट्रॉन के अंदर ही जो लग रहा है, वो क्या है आपके पास? वो आपके पास स्ट्रॉन्ग, वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। सो वीक न्यूक्लियर बीटा माइनस में लग रहा है ना?
बीटा प्लस बीटा वन सब दोनों में यार, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन को तोड़ने वाला या न्यूट्रॉन को तोड़ने वाला, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डीके। अब हमने क्या देखा, ये सारा जो मैकेनिज्म है वो सारा इंटरनल है। सिस्टम की जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए। सिस्टम का मोमेंटम हो गया, सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब कंजर्व रहना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि भैया जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये एंटी न्यूट्रिनो या प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन में, हमने ये देखा यार मोमेंटम कंजर्वेशन और ये सब वॉयलेट हो रहे हैं। तो वहां से भी लोगों को समझ में आया कि यार एक ऐसा पार्टिकल भी और साथ में निकलना चाहिए जो हमें नहीं पता लग रहा है, क्योंकि वो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है ना। इट इज जस्ट लाइक फोटोन की तरह है। उसको इसका कोई रेस्ट मास नहीं है, क्योंकि रेस्ट मास में इसको कभी ऑब्जर्व किया हुआ ही नहीं है। अब जैसे फोटोन है फोटोन कोई ऐसे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट थोड़ी जिसको आप देख सकते हो या पकड़ सकते हो। ये तो क्या है, एक थ्योरी है कि जब लाइट किसी मटेरियल को एनर्जी देगी तो पार्ट्स में देती है, उस पार्ट को बोला गया फोटोन। क्या कोई रेस्ट मास नहीं है, मतलब वो मोमेंटम है, एनर्जी सब है, लेकिन हमने कभी रेस्ट में ऑब्जर्व नहीं किया। वैसे क्या न्यूट्रिनो कोई फ्री स्टेट में थोड़ी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो फोटोन की तरह। इनके पास मोमेंटम है, एनर्जी है। अगर कोई बोले भाई न्यूट्रिनो को पकड़ के लाओ, वो पॉसिबल नहीं। ये इसी प्रोसेस में निकलते हैं और इसका पता भी वही अपने आप के कुछ आपके जो बेसिक जो लॉस थे वो वॉलेट हो रहे थे, तब जो कर रहे मतलब कोई ना कोई और पार्टिकल ऐसे निकल रहा होगा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना चाहिए, बस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां से फिर और एक्सपेरिमेंट्स में इंप्रूवमेंट होती गई, फिर वहां जाके फिर आपने फाइनली इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे पार्टिकल निकलता है। और मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जो जो जिनका क्या है एनवायरनमेंट आसपास की सराउंडिंग के साथ क्या हो इंटरेक्शन लिस्ट हो। तो जनरली टनल्स बना के जमीन के अंदर जाके लैब्स वगैरह होती है, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म होते हैं। तो बस तो पूछे कि न्यूट्रिनो एंटी कैसे आइडेंटिफाई हुए। सिस्टम के जो बेसिक लॉज थे आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब का वॉयलेशन हो रहा था। तो डेफिनेटली क्या हुआ, कुछ ऐसा पार्टिकल निकलना चाहिए था इतनी एनर्जी लेके इस डायरेक्शन में, इतने मोमेंटम इस अंदर की सिस्टम की सारी चीजें कंजर्व हो रहा है। तो वहां से आपको आइडेंटिफाई। एनीवेज अल्फा पार्टिकल निकला तो क्या बोलोगे, जेड और ए के बारे में क्या बोलोगे? A minus plus Z minus 2. अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो जेड कितना से कम होगा, ए कितना से कम होगा? Z 2 से A4। अच्छा, और बीटा बीटा डीके होगा तो वो डिपेंड करेगा, ए कांस्टेंट है। मान लो बीटा प्लस या तो बीटा प्लस होगा तो क्या होगा? A कांस्टेंट Z माइनस। Z minus 1. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर ये इन पे न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगती, जैसे जब प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होता है या फिर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, तो आपने कहा था ना कि न्यूक्लियस से पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, तो इन पे न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लगती उस टाइम पर, ये बाहर भी आ जाते हैं? ये बहुत ज्यादा है। देखो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो तो क्या है, ऐसे पार्टिकल जो कि बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, तो उनका तो वैसे ही हाँ सर, वो तो चलो नेग्लेक्ट हो गए वो। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पे लगता है, लेकिन ओपीजी जब ये हो रहा होता है तो क्या होता है, इनके पास बहुत एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कि भाई आपके वो न्यूक्लियस को क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। आप देखते हो ना रेडियम वेडियम है, उसमें रेडिएशंस निकल रही होती हैं, और तो वो क्या है, उनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है यार। जो बाकी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पार्टिकल्स एमिट कर रहे होते हैं, अच्छी खासी एनर्जी सब एमिट करते हैं, बाहर निकल जाते हैं आराम से। और ये देखो, ये जो अपना ये वाला है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में, तो इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। और अभी तो पॉजिट्रॉन और लिखा गया, पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो क्या मतलब है एंटी पार्टिकल का? सर वो कंबाइन करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक दूसरे को। इसका मास के बारे में क्या बोलोगे? मास सेम ही तो सेम रहना चाहिए, बस चार्ज ऑपोजिट। Charge opposite.
सही है क्या? नेगेटिव मास नहीं होगा इसका? मास तो मास नेगेटिव कैसे? चलिए ये नेगेटिव मास नहीं होता है बिल्कुल। लोगों को बहुत क्या लगता है कि एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि आपके पास क्या कहते हैं, सॉरी, लोगों को क्या लगता है कि भैया आपके पास एंटी पार्टिकल मतलब क्या होता है, उसका नेगेटिव मास है और जब मिलेगा तो पॉजिटिव मास नेगेटिव मास को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एंटी पार्टिकल का मतलब सिंपली क्या होता है कि अगर वो पार्टिकल, वो उस पार्टिकल का मास भी पॉजिटिव है, नॉर्मल पार्टिकल का मास भी पॉजिटिव ही है, सब कुछ जैसे नॉर्मल एक बॉडी होती है वैसे ही नॉर्मल मास वाला दोनों ऑब्जेक्ट है। और वो कुछ ना कुछ नेचर कुछ ऐसा है कि जब उन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये दोनों गायब होकर किसमें बदल जाएंगे, एनर्जी में चले जाएंगे। मतलब पहले का मास कुछ मान लो m1 है, दूसरे का मास कुछ क्या है, m2 है। जब मिल जाएंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, m1c² प्लस m2c। M2C M2C। ठीक है, अलग ही पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर मैं यहाँ अलग से लिख दूं नोट डाल के, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक पॉजिट्रॉन लिया, जब दोनों का दोनों मिलते हैं, एनिहिलेशन है ना। सर एक सेकंड, हाँ बोलो। सर मैंने कहीं एग्जॉटिक मैटर पढ़ा था सर, वो होता है नेगेटिव मास वाला। क्या चीज? नहीं नहीं, Exo- एक्चुअली उन सब चीजों जाएगा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी फिर ना, डार्क मैटर आएगा और ये सब आएगा। कुछ एब्सोल्यूट नेगेटिव मास का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब थ्योरी है। एब्सोल्युटली जब तक कुछ भी चीज अपने पास ढंग से क्या कहते हैं टेक्स्ट में नहीं आएगा, जब तक ये पूरा वेरीफाई नहीं होगा, तो वो थ्योरी है, लोग कुछ कुछ अपना नेगेटिव डालते रहते हैं यार। एब्सोल्युटली उसमें अपन बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे उसमें। ओके सर नेगेटिव मास मतलब क्या हो सकता है? मतलब मास तो ये होता है ना कि किसी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, और नेगेटिव मैटर का क्या सेंस बनेगा इसमें? जो बहुत सारी चीजें जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते वो एग्जिस्ट करती है ना हमारे लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि हम बचपन से मास को फील करते हैं, हमने नेगेटिव मास को फील नहीं, तो हमारे लिए वो सोच पाना ही क्या है कि मतलब जैसे टाइम रिलेटिव होता है, हाई स्पीड टाइम स्लो हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, मतलब ये सब मुश्किल होता है यार। सर वो जैसे कर्व ऑपोजिटली कर्व करता होगा स्पेस टाइम को, वही होगा नेगेटिव मैटर। यार एब्सोल्युटली, मतलब मैं इस पे जाऊंगा ही नहीं, है ना। चलिए एक second यार। आगे बढ़े। ये होता है जब एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन से हाथ मिलता है, तो आपके पास फोटोन निकलता है, और इनफैक्ट एक नहीं दो फोटोन निकलते होते हैं जनरली। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या है, इन दोनों का देखो, इसका mc² कर दो, इसका भी mc² कर दो, तो कितना है, 2mc² है, वापस आधा कर दो, mc² एक फोटोन को मिला, फिर mc² एक और फोटोन को मिला।
लिख लीजिए, क्या पता किसी जगह काम आ जाए। हर एक की जो एनर्जी है, ठीक है। जब आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन होता है तो जनरली दो फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो mc² की बराबर होती है। इसलिए अगर मैं mc² कन्वर्ट कर दूं जूल वूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आएगी। क्या अब देखिए, अब जैसे यहाँ क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो किसमें फूटा, न्यूट्रॉन में, इनमें। तो ऑब्वियसली मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है, मास कम हो, ठीक है। अब ज्यादा मास से कम मास है, लेकिन कम और ज्यादा मास का सीक्रेट कर रहे हो, ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी जो इसमें ऐड होगी। और जैसे एनर्जी को, मास को एनर्जी में डाल रहे हो, वैसे एनर्जी को भी तो मास में डाल सकते हो। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो रिएक्शन है ये फ्री स्टेट में आउटसाइड द न्यूक्लियस फिजिबल नहीं है, अपने आप नहीं हो पाती है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ उसको ऐसे एनर्जी मिल जाती है इसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाती है, अदरवाइज अपना भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। बढ़िया देखिए, जैसे प्रोटॉन से क्या बना, न्यूट्रॉन बना। ऐसे क्या होता है, कभी कभी जो आपके न्यूक्लियस है वो अपने आसपास के जो शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको कैप्चर कर लेता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है। इसकी वजह से क्या बनता है, न्यूट्रॉन और प्लस यहाँ क्या बना, न्यूट्रिनो बना, तो यहाँ भी क्या बना, न्यूट्रिनो बना। इसको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। और जनरली ये कैप्चर है, ये क्यों बोलते हैं, एक बात तो जो सबसे नियरेस्ट शेल है आपका न्यूक्लियस को कौन सा है, के तो के से इलेक्ट्रॉन की खींचने टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो। तो जो कभी कभी सर ये कैप्चर बोल देते हैं। सर हाँ, सर ये दोबारा समझा दो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तुम्हें क्या नहीं समझ आया इसमें, ये बताओ थोड़ा सा। सर मतलब रिएक्शन कहाँ हो रही है, मतलब हो क्यों रही है बेसिकली। यार हो क्यों नहीं, इसका तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। मतलब अगर हम मॉडर्न पढ़ने आ रहे हैं तो मॉडर्न पढ़ते हमें क्या करना है, हमें फैक्ट्स को याद रखना है, ना कि फैक्ट्स को चैलेंज करना है। क्योंकि जो पूरा पूरा मॉडर्न है, क्वांटम है, वो कहाँ है यार, कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है। अब कल को तुम पूछो डिके हुआ तो क्यों हुआ, मतलब क्यों ब्लास्ट हुआ, अनस्टेबल था। अब तुम पूछो अनस्टेबल था ही क्यों, उसका पॉसिबल रीजन आने का ट्राई करते कि हाँ भाई इंस्टेबिलिटी आई है, क्यों आई, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन साइज बड़ा है, तो न्यूट्रॉन क्या दूर के प्रोटॉन पे फोर्स लगा उनको रोक नहीं पा रहे, स्टेबल नहीं कर पा रहे, अनस्टेबिलिटी आ गई है। अब उसके बाद किस तरह से डिके हो रहा है हमें नहीं पता, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। ऐसी क्या है, जैसे प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन में बना, वैसे कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो अपने अपने चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, राइट। कि जो इलेक्ट्रॉन के आसपास के शेल में घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेता है। अब जब वो यस सर। खींचेगा तो अब क्या हुआ, अब प्रोटॉन, अब देखो मेरे को पता है वो अनस्टेबल था, वो किस तरह से चाह रहा था कि भैया आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाए, थोड़े कम हो, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो थोड़ा आपको क्या होगा, एक तो न्यूट्रॉन के बढ़ने से क्या होगा, आपके जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो थोड़ा बढ़ेंगे, है ना। यस सर। और ऑलराइट, तो एक तो वो बढ़ेगा, दूसरा क्या है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन थोड़ा कम होगा, तो एक तरह से क्या है वो स्टेबिलिटी को फेवर कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट है वो किसी तरह से क्या अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, नेचर है वो उसका। तो अगर उसको जो जो पॉसिबिलिटी उसके पास अवेलेबल है तो वो करेगा। तो बहुत बार तो डिके हो रहा है, बहुत बार क्या है कि उसने अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन को ही अंदर खींच लिया है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन होकर न्यूट्रॉन बन गए, तो इससे क्या हुआ, एक प्रोटॉन कम हो गया। क्या पता है जो आपके पास हेवी एलिमेंट्स होते हैं उनमें स्टेबिलिटी कब होती है, जब n क्या हो ज्यादा और z क्या हो कम हो। कम। यस सर। तो अगर उसको कोई भी ऐसा तरीका मिलता है तो वो करेगा इस तरह से। तो ये कभी कभी ये भी हो जाता है। तो कभी कभी देखा गया कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, राइट। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
अब जनरली वो के शेल से होता है, तो क्या बोल देते हैं, के कैप्सूल भी बोल देते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये काफी मिलता जुलता किससे, बीटा प्लस डीके से। यस सर। आगे है, आगे देखिए गामा डीके। गामा डीके, गामा डीके गामा डीके में क्या, इस तरह गामा डीके में कुछ, गामा है क्या, पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल था, बीटा पार्टिकल होते हैं। बीटा पार्टिकल जनरली इलेक्ट्रॉन को बीटा रेज होती है, जनरली क्या बोल देते हैं, नेगेटिव चार्ज रेज बोल देते हैं, है ना। तो जनरली जो बीटा रेज होती है उनको आप उसको क्या रेफर करते हो, इलेक्ट्रॉन से रेफर कर देते हो। हालांकि आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि बीटा प्लस है बीटा माइनस है। चलिए, तो देखो अल्फा डीके है, ये अल्फा पार्टिकल है। बीटा डीके में आपको पता है कि भैया आपके पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। गामा डीके में क्या है, गामा कोई पार्टिकल है, सिंपली गामा एनर्जी है, एनर्जी। वेव है। जैसे आपने देखा ना कि जैसे आपका न्यूट्रॉन के हाँ एटम, जैसे आपका एटम की अपनी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में है, फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, फिर इलेक्ट्रॉन तीसरे में चला गया, एंड सो ऑन, राइट। ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियस की भी अपनी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। न्यूक्लियस की भी अपनी एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। तो मान लो कोई भी डिके हुआ, अल्फा डिके हुआ, गामा डिके हुआ, हमें नहीं पता, मतलब सपोज करिए कोई भी डिके हुआ, एक्स से वाई बना, ठीक है। अल्फा डिके भी हो सकता है, गामा डिके भी हो सकता है, उन डिको के आपके पास एलिमेंट बना हुआ है। अब क्या होता है, मान लो वाई का अपना कुछ जेड है और इसका अपना कुछ ए है, तो पहले एक्स का क्या रहा होगा, एक्स का भी अपना कुछ जेड और ए रहा होगा, फाइनली जो बना वाई बना, वाई का अपना कुछ जेड और ए है। अब मैं क्या बोलूं, इसमें क्या है कुछ, ये जो वाई बना, कभी कभी जो वाई बनता है, वाई मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट लिख रहा हूँ या न्यूक्लियस लिख रहा हूँ, जैसे मैं न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा होता हूँ। अब ये जो लिख रहा हूँ ये एलिमेंट लिख रहा हूँ, एक्स से ये बना, ये वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि न्यूक्लियस का इतना जेड और इतना ए। तो मान लो एक एलिमेंट एक्स था, उससे क्या बना, वाई बना। अब जो वाई बना, तो कभी कभी जो नया एलिमेंट बनता है, जो नया एलिमेंट का जो अपना न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कभी कभी वो अपनी वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता, वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपना है ना, अपनी एक्साइटेड स्टेट है, जैसे न्यूक्लियस की भी अपनी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो मतलब जब एलिमेंट एक्स से वाई बना, जो वाई एलिमेंट का जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के बाद अभी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, एक्स्ट्रा एनर्जी। वो जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं अपना गामा रेज। अब जो नया एलिमेंट बना है, वो पहले कुछ नया एलिमेंट थोड़ी, वो तो सेम ही एलिमेंट है, सेम जेड सेम ही, बस क्या है, अब इसकी जो एनर्जी, वो एनर्जी इस वाली एनर्जी से कम है। अब जो आपके न्यूक्लियस होगा वो अपनी क्या होगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये है, मतलब अगर मैं वो एक एग्जांपल दूं, अगर यहाँ तक नोट कर लो। सर हम्म, सर जैसे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो वो दूर चला जाता है ना न्यूक्लियस से, जब मैं न्यूक्लियस, हाँ तो सर न्यूक्लियस भी के अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं एब्सोल्युटली तो बात ही नहीं करूंगा, है ना। एब्सोल्युटली मुझे पूछोगे तो मुझे भी एग्जैक्टली डिटेल में कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब न्यूक्लियस के कैसे अपने एक्साइटेड स्टेट्स डिफाइन की हुई है। इलेक्ट्रॉन हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन की अपनी सॉरी न्यूक्लियस की अपनी कैसे एक्साइटेड स्टेट होती है, क्या इलेक्ट्रॉन क्या देखो ये हमें पता है कि मैं न्यूक्लियस को तोड़ सकता हूँ, ये तो हमें पता है कि मैं अगर इतनी एनर्जी दे दूँ न्यूक्लियस को कि भाई न्यूक्लियस के सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल दिया, भाई इलेक्ट्रॉन के पास को भी क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, आपके एटम से बाहर निकल जाएगा। ऐसे कि मैं न्यूक्लियस को भी ब्रेक कर सकता हूँ। अब तो मैं अलग अलग अगर उसको एनर्जी देता जाऊंगा तो वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंचता जाएगा। तो मतलब क्या न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में जा रहा है। देखो एक्साइटेड स्टेट्स कैसे वर्क कर रही है, उसके लिए मतलब और आपको
अगर आप फिजिक्स में एमएससी करके बाद में मॉडर्न या क्वांटम में अगर आप पीएचडी करना चाहोगे तो वहां फिर आपको डेफिनेटली इनके बारे में और डिटेल्स मिलेगी, इनकी एक्साइटेड स्टेट्स क्या होती है, तो कैसे उनको लिखते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल क्या है, मान लो बीटा डीके हुआ, ठीक है, बीटा डीके हुआ, उसके बाद क्या बना, निकल बना। अच्छा बीटा माइनस डीके तो ये 27 में क्या हो जाना चाहिए, ऊपर से 60 रहेगा, नीचे 20 भाई +1 हो जाएगा। माइनस तो प्लस करो, है ना। यस हमने जो ये एलिमेंट बना है इसमें इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास कुछ एडिशनल एनर्जी है जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर एक क्या लगाता हूँ, यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ। तो ये जो बना है इसके पास कुछ एडिशनल एनर्जी है, एडिशनल तो स्टार क्यों लगाया आपने? स्टार रिप्रेजेंट करता है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, स्टार मतलब ओके सर, ओके सर। सैटेलाइट स्टेट में है। अभी क्या करेगा, ये कुछ गामा रेज निकालेगा, ठीक है, ऐसे दिखाया तो गामा रेज निकाले, ठीक है, ये फिर और गामा रेज निकालता है, 2 बार गामा रेज निकालता है, तो फाइनली कहाँ पहुंचता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। अब जो निकल बना है सभी न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या अपनी ग्राउंड स्टेट। एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट गिवन है, पहले में 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, अगला वाला जो था वो 1.33। ये एग्जांपल गामा रेज का एनसीईआरटी से उठाया हुआ है कि कोबाल्ट में पहले ने बीटा माइनस डीके करके निकल बनाया, निकल का जो एलिमेंट बना वो अभी उसका कुछ एनर्जी ज्यादा है जितनी कि उसको जितनी उसकी ग्राउंड स्टेट में होनी चाहिए थी, ज्यादा एनर्जी। तो पहले एक पार्ट में गामा रेज निकालता है, अभी भी कुछ एनर्जी बच गई है, फिर फर्दर और गामा रेज निकालता है, उसके बाद फाइनली जाके ये जो न्यूक्लियस है वो अपने ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो आगे से कोई बोले अल्फा डीके हुआ तो जेड को 4 से, जेड को 2 से और ए को 4 से, बीटा माइनस में या बीटा प्लस में ए चेंज नहीं होता, सब जेड चेंज होता है, बीटा माइनस में जेड बढ़ेगा, बीटा प्लस में जेड कम होगा, और गामा रेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप पूछोगे इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे मानो कि एक एलिमेंट था, ये कुछ सीरीज ऑफ डीके गया, अब इस सीरीज ऑफ डीके के बाद ये क्या बना, कुछ फाइनली वाई बना, तो वाई का आपको जेड एंड प्रॉपर में नोट कर दोगे अभी, सर एक मिनट। करो करो। सर A 226 और Z 87। यस सर, सेम है। यस सर सेम आ रहा है। यस सर सेम। यस सर। ठीक है, नोट कर लो। तो जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन दिया इसी टाइप से आता है जेईई में क्वेश्चन?
एक बार आया पूरे हिस्ट्री में अब तक के इतने सालों में। सर वो भी कब आया था, कुछ याद है आपको अराउंड? 2 नंबर पे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं Z और A दे दूं और इस सीरीज में एक आधा कोई मिस कर दो और पूछो कि क्या प्रोबेबल हो सकता है। तो मुझे ये कितना है हो जाएगा ना यार। देखो एक बार बताओ, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस को तो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि एक बीटा प्लस जितना बढ़ाएगा जितना कम करेगा उतना एक बीटा माइनस कम बढ़ा देगा, है ना। एक बीटा प्लस और बीटा माइनस को तो उड़ा दो, क्या रहा कि 1 2 3 अल्फा हो गया। 3 अल्फा से Z कितना कम हो गया, 6। और एक ऊपर तो 12 नीचे 6। नेट ये कितना हुआ, 6 से कम होना चाहिए था और 1 से बढ़ जाना चाहिए था, 5 से कम हो गया नेट, है ना। यस सर। और ए पे तो बीटा की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा की वजह से कितना हुआ, 12 कम हो गया। 220। परफेक्ट है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अल्फा बीटा गामा इनमें से तीनों में से कौन होगा जिसकी क्या कहते हैं जो मेटेरियल में सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करते हुए जा सकता है। गामा। 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 गामा रेज। गामा। अल्फा का साइज क्या है, वो अल्फा का साइज बड़ा है। यस। बीटा रेज कौन सी होती है, बीटा रेज की कौन सी, पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसे क्या बोलते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ पॉजिट्रॉन। ये क्या है आपकी बीटा रेज है। अब मुझे समझ आ रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है और ऑब्वियसली अल्फा का साइज बड़ा है। अब जिसका साइज बड़ा होगा भैया उसको पेनिट्रेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम। पेनिट्रेशन पावर देखोगे तो गामा से ज्यादा। लेकिन अगर मैं आयनाइजेशन पावर देखूं, अब बताओ क्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन पावर की, आयनाइजेशन मतलब होता है कोई भी अगर आप कोई पार्टिकल भेज रहे हो तो जितना ज्यादा मटेरियल से जितना ज्यादा क्या करेगा, एटम से इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा क्या करेगा। जैसे आपने क्या किया, आयनाइजेशन पावर मतलब होता है कि आपने गैस में बीम ऑफ अल्फा छोड़ी और एक उसी गैस में आपने एक बार क्या किया, बीम ऑफ बीटा पार्टिकल छोड़े। कौन होगा जो ज्यादा एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, अल्फा होगा। उसका वो क्या है, ड्यू टू लार्जर साइज, राइट, कि जब वो उसको आप गैस में से पास कराओगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम से टकराता हुआ जाएगा। वहीं पर आप क्या करोगे, गामा को भेजोगे या फिर आप बीटा को भेजोगे तो उनका साइज, गामा तो वैसे ही रेडिएशन, बीटा का साइज क्या है, छोटा साइज है। तो जब इसको भेजोगे तो उसका जो इंट्रैक्शन रहेगा उस गैस में से पास होते हुए एटम से लेस रहेगा। लेस इंट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा, वो लेस एटम्स को आयनाइज कर पाएगा। तो ड्यू टू लार्जर साइज अल्फा का आयनाइजेशन पावर ज्यादा है क्योंकि इसका इंट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन ड्यू टू मोर इंट्रैक्शन वो जल्दी एनर्जी लूज कर जाएगा। इसलिए उसकी जो उस मीडियम के थ्रू जो पेनिट्रेट करने की जो स्ट्रेंथ है या उसमें से पास होने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो कम है। आयनाइजेशन सबको बस ये फैक्ट याद रखने बस, आयनाइजेशन अल्फा का सबसे ज्यादा, पेनिट्रेशन गामा का सबसे ज्यादा। देखिए बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट।
लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर लिख लिया। जो मैं मास डिफेक्ट की वो बात कर रहा था कि जब भी आप कोई रिएक्शन हुई, एक बॉडी 2 या 3 पार्ट में टूट गई, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो भी बॉडीज बनेंगी उनका मास और पहले वाली बॉडी का मास सेम होना चाहिए। उल्टा कि 2-3 बॉडीज मिलकर एक नई बॉडी बना रहे हैं, तो m1 + m2 + m3 आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मास होना चाहिए जो नई बॉडी बनी है, लेकिन उसका मास क्या होता है, उससे स्लाइटली कम होता है। वो मास कहाँ गया? गायब हो गया। तो डिफरेंस ऑफ मास जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। और वो जो मास है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। एग्जांपल क्या है? फ्यूजन भी क्या है एग्जांपल, और फिशन भी क्या है एग्जांपल है। फ्यूजन में क्या होता है? लाइट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, वो मिलकर हीलियम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो लाइट एलिमेंट्स मिलकर एक हैवी बना रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें कि हैवी का मास बराबर होना चाहिए, लेकिन हैवी का मास भी क्या है? थोड़ा सा उससे, उन दोनों से, तीनों से, चारों से, मतलब जिनसे भी मिलकर बना हुआ है उनसे थोड़ा सा क्या होता है? तो वो जो डिफरेंस ऑफ मास है वो कहाँ गया? एनर्जी में चला गया। तो इसलिए जो फ्यूजन हो रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बना रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हीलियम का मास 2 हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा कम होता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है। तो इसलिए जो आपका फ्यूजन होता है, जो स्टार्स वगैरह है, सन वगैरह, उनमें जो सोर्स ऑफ उनका जो एनर्जी है, जिनसे वो इतनी एनर्जी निकाल पा रहे हैं, वो क्या है? फ्यूजन है। लेकिन उन ये फ्यूज करने के लिए क्या चाहिए आपको? बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो यहाँ पर अर्थ पर आपने किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली उतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं किया अभी तक, इसलिए अभी तक हम लोग फ्यूजन आर्टिफिशियली नहीं करवा पा रहे हैं। अब देखो, लाइट मिलकर हेवी बनाया, अब उल्टा भी है, हेवी से आप क्या बनाते हो? लाइट। तो कोई हैवी एलिमेंट है ना, वो फर्दर 2 या 3 या 4 ऐसे से लाइट एलिमेंट्स में टूट जाता है। तो अगेन आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भैया जैसे जो लाइट है, जैसे आपको याद है यूरेनियम, अगर Yes. बोmbardment पे आते हो तो यूरेनियम 2 अपने डॉटर न्यूक्लियर में टूट जाता है। अब आपने एक्सपेक्ट किया था भाई जो भी डॉटर न्यूक्लियर है, इनका जो मास होना चाहिए वो पेरेंट के न्यूक्लियर के बराबर होना चाहिए। अगेन मास में थोड़ा सा कमी है। अगेन जो कमी है वो कहाँ गई? एनर्जी में चली गई। और वो अगेन वो एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो जो आप ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हो, ये सब में क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि यहाँ पर या फिर आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हो, उस सब में क्या है? ये सब हो रहा होता है कि भाई आप फ्यूजन नहीं करा पा रहे हो, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आर्टिफिशियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप फिशन हम करवा पा रहे हैं। फिशन के लिए आपको इतनी ज़्यादा आपको टेम्परेचर नहीं होता है स्टैंडर्ड, आप आराम से उसको आराम से अपने लैब में, लैब बोलो तो बेसिकली एक रिएक्टर में आप ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हो। सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सिर्फ वो अगर फ्यूजन करवा दो तो सर जितने टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उससे भी हो जाता है फ्यूजन, तो वो भी तो आर्टिफिशियल हुआ। हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं हुआ? हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है? आप ऐसे करवा सकते हो ना कि आप पहले न्यूक्लियर फिशन से इतनी ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट की आप एनर्जी क्रिएट करो, इतने ज़्यादा आप टेम्परेचर क्रिएट करो कि आप वहाँ से आप चीज़ें फ्यूजन करवा पाओ। लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तरह से अनकंट्रोल्ड रिएक्शन चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते क्योंकि दैट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ओके सर। ये देखिए, तो अब इसी में थोड़ा वो चलेगा कि मास डिफेक्ट करना कुछ नहीं होगा यार, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करो, खत्म। तो सबसे पहले अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या फंडा, बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट कैसे आपस में जुड़े हुए? तो नाम से बताओ बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या निकलता है? अगर नाम पे जाओगे तो नाम को देख के आपको क्या फील आती है? सर न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा जिस गया है। सर एनर्जी से न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? Yes. तो उल्टा ना, एक उल्टा भी सोच सकते हैं कि जब न्यूक्लियस बना होगा, आपको पता है भाई कोई चीज अगर कंबाइन हो रही है तो वो अनस्टेबिलिटी तब बढ़ती है तभी कंबाइन हो रही है, फिर जब वो स्टेबिलिटी कंबाइन होने से स्टेबिलिटी आए तो कंबाइन होते हैं। स्टेबिलिटी Stable. आप स्टेबिलिटी आए। स्पॉन्टेनिटी की बात करो ना, स्पॉन्टेनियसली कोई चीज हो रही है, कोई चीज स्पॉन्टेनियसली कंबाइन हो रही है, इसका मतलब क्या है? अब वो उनका कंबाइन होना स्टेबिलिटी को लीड कर रहा है। तो अगर कोई चीज स्टेबिलिटी को लीड कर रही है तो अब उनकी जो एनर्जी आएगी वो उनकी फ्री स्टेट में या पहले वाले स्टेट से कम आएगी या ज्यादा आएगी? जो मोर स्टेबल है कम आएगी एनर्जी। आएगी।
एनर्जी कमाएगी। तो होता क्या है कि जब भी मान लो एक न्यूक्लियस बनता है, मतलब न्यूक्लियस में 7-8 प्रोटॉन है, 7-8 न्यूट्रॉन है, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी अगर मैं वापस उतनी एनर्जी जो रिलीज हुई है उतनी अगर मैं वापस दे दूं तो क्या होगा, सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो अपनी इनिशियल एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। तो अगर मुझे इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि न्यूक्लियस फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे मैं बाइंडिंग एनर्जी बोल सकता हूँ, या फिर एक न्यूक्लियस जो बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए सर कि इसके जो भी आपके न्यूक्लियॉन्स है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। भाई जो फॉर्मेशन के दौरान निकली वही वापस दे दो, वापस टूट जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिस्टम। हो गया ना यार, जिस भी सिस्टम को मैं स्टडी कर रहा हूँ कि उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। लिखिए बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक अ सिस्टम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सिस्टम into its constituent particles. Into its constituent particles is known as, और क्या बोल सकते हो, it is the amount of energy released during the formation of the system. सर और it is the amount of energy released, or it is the amount of energy released or it is the amount of energy released during the formation of that system. ठीक है, आगे बढ़े। चल आगे बढ़ा जाए। Yes. Yes, sir. चलो, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एक सेकंड है ना। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस के रेफरेंस में, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हो कि न्यूक्लियस को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी दूंगी न्यूक्लियस वापस अपने न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या है, व्हाट इज द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या हो गया, बेसिकली क्या है, ये डिफरेंस ऑफ मास हो गया बिटवीन एक्सपेरिमेंटल मास एंड थ्योरेटिकल मास। भाई मास डिफेक्ट क्या हो गया कि भैया जब आपने एक न्यूक्लियस क्रिएट किया, मान लो आपने बोला कि यार मेरे पास क्या है, आपने बोला कि मेरे पास मान लो ये है ना, ये 8 है, 16 है, तो आपने मास ऑफ न्यूक्लियस था, आपने बोला 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 8 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, ये आपने बोले क्या होना चाहिए, तो ये तो क्या है आपका थ्योरेटिकल मास, यस और नो, क्या भैया Yes. 8 प्रोटॉन के और 8 न्यूट्रॉन के मास को कंबाइन कर दो तो बात बन जाएगी। लेकिन हमने क्या देखा, ये तो आपका है थ्योरेटिकल मास, ये जो फिर आपने क्या किया
एक्सपेरिमेंटली इसका मास निकालना। तो जो आपका जो थ्योरेटिकल मास है वो क्या है, ऑब्वियसली ज्यादा है। वो नहीं था भैया, आपके पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो कुछ एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज मतलब क्या होगी, कहाँ से एनर्जी कुछ मास कम हो गया। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था, तो इन दोनों में जो डिफरेंस ऑफ मास है, इट इज द, तो इनका जो डिफरेंस है क्या बोलते हैं, मास डिफरेंस। मास डिफरेंस। लिखिए, इट इज द डिफरेंस, it is the difference of mass of nucleus, it is the difference of mass of, it is the difference of mass, it is the difference of mass of nucleus measured theoretically and experimentally, measured clear। सर दोबारा बोल दो एक बार। लिखो, it is the difference of mass of nucleus, it is the difference of mass of nucleus सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। it is the difference of mass of, it is the difference of mass of nucleus measured experimentally and theoretically, it is the difference of mass of nucleus measured theoretically and experimentally। एक बार आपने theoretically मास निकालो, एक और experimentally मास निकालो, डिफरेंस ले लो, that is the mass difference। और जितना मास का डिफरेंस है उसका अगर मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इतने अमाउंट की जो एनर्जी है, उतना अमाउंट का एनर्जी फॉर्मेशन हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा ना। यस सर। ठीक है, तो मान लो ये कोई भी आपके पास एक एलिमेंट था, ये एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, ये कोई एलिमेंट है, जब मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास क्या होगा, ये थ्योरेटिकल मास हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ, थ्योरेटिकल मास हमेशा ज्यादा होगा और एक्सपेरिमेंटल मास हमेशा कम हो। फिर कोई चीज बनी है तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी रिलीज तो हुई ही होगी, तभी वो सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि वो फ्री स्टेट के कंपैरिजन में कंबाइन होकर स्टेबल हुआ है। अगर मैं बात करूं ऐसा, तो इसके न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास कितना होगा, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। इसमें से अगर मैं न्यूक्लियस का क्या कर दूं, क्या कहते हैं, हाँ, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सपेरिमेंट। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मास। इनका जो भी ये जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज मास डिफरेंस, दिस इज नोन एज मास डिफरेंस।
अच्छा, इसको और कैसे लिख सकता हूँ? अगर मुझे देखो ये तो क्या है, अगर मुझे ऐसे निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मैं कैसे निकाल सकता हूँ वैसे? अगर मैं हाइड्रोजन के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दूं तो ये क्या बचेगा आपके पास? मास ऑफ प्रोटॉन। है ना, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है ना, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, प्रोटॉन का मास बच गया। अच्छा, ये क्या आपके पास ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो? अगर मैं उस एलिमेंट का पूरा मास निकालूं, उसमें से क्या करूं मैं? इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दूं। तो ये देखिए, ये क्या लिखा? माइनस जेड एम ई, और यहाँ प्लस जेड एम ई। तो क्या बचा आपके पास? जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ आपको? ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आपको मास ऑफ प्रोटॉन देने के बजाय वो मास ऑफ हाइड्रोजन दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैं मास ऑफ अगर हाइड्रोजन दिया फिर आप ऐसे फंसे रह जाओगे कि मास ऑफ प्रोटॉन में कहाँ से लेके आऊँ। थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाए तो अपन मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन से रिलेट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको न्यूक्लियस का मास नहीं दिया होता, एलिमेंट का मास दिया होता है। तो ये अपन ने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल एटॉमिक नंबर। मैं जिसको बॉक्स में जरूरी है उसको ऐसे याद रखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अपना बेसिक तरीका मास इफेक्ट निकालने का। नीचे वाले में क्या, कभी कभी आपको मास ऑफ न्यूक्लियस देते नहीं है, सिंपली मास ऑफ एलिमेंट दे देते हैं, तो घबराना नहीं है। ये सिंपली है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है? सही है। ये देखिए, अभी भी जो मास निकला है, ये डिफरेंस ऑफ मास है। अगर उसको मैं सीरीज से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी कितनी एनर्जी? बाइंडिंग बाय एनर्जी मिल जाएगी। यस एक्सपेक्ट किया था कि इतना मास होना चाहिए, लेकिन इतना मास होगा, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ एनर्जी आपने रिलीज की होगी। जितनी एनर्जी हमने रिलीज किया, अगर उतनी मैं वापस दे दूंगा तो फिर से वो टूट जाएंगे। तो बस ये क्या हो गया आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। मतलब जो भी डिफरेंस ऑफ मास है उसको क्या करो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये जो डेल्टा में किसमें है? केजी में है। सी स्क्वायर किसमें है? सी किसमें? मीटर पर सेकंड। तो ये किसमें आएगा? जूल में आएगा। बट एक बात बताओ कि जो आप जब एटॉमिक लेवल पढ़ते हो तो आपका मास केजी में लिखना ज्यादा सेंसिबल है या एएमयू में लिखना ज्यादा सेंसिबल? इलेक्ट्रॉन AMU एएमयू एमयू तो 1 एएमयू कितना होता है वैसे? 1/12 मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये वैसे कितना होता है ये? 1/6 हाँ ठीक है, वो सही बोल रहे हो। इंटू ग्राम्स में आता 1 एमयू वैसे केजी में इतना होता है 1.6 10 माइनस 27, राइट? तो ये बताओ, ये बताइए, फाइंड एनर्जी इक्वल टू 1 एमपीएम। है 931 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन by C². भाई चीज करनी दोस्त। सर नहीं, ये डायरेक्ट ही आंसर आएगा ये तो। यस जो भी इसके पास जो एनर्जी है 1 एमयू। कल थ्योरी में था सर ये वाला। 1 एमयू मतलब कितना हो गया? 1.6 माइनस, अगर मैं 1.1 एमयू को अगर मैं एनर्जी में बदल दूं तो कितनी एनर्जी निकलेगी?
सी स्क्वायर। ये जो भी पूरा फैक्टर आ गया, फैक्टर किसमें आएगा? जाओ अच्छा, अगर मुझे पता जो 1 जूल होता है, ये कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है? ऐसे लिखो 1/1 1.6 into 10 raised to power minus 19. -19। 1 जूल को हटा के मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ रख दूंगा। Yes sir. पूरा फैक्टर आएगा, किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। उसमें क्या करूँगा अगर मैं कुछ ऐसी पावर आ जाती है आपके पास 10⁻⁶ वाली, तो ओमेगा बन जाएगा 131.5। तो 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी निकलती है। तो AMU के कोरस्पॉन्डिंग इंटू ये 3 के कोरस्पॉन्डिंग इंटू 3 इंटू 4। अगर डेल्टा में 1 AMU के लिए इतनी निकलती है, तो डेल्टा M अगर AMU में कितनी एनर्जी निकलेगी? सही है। सर ये याद रखनी है 1 AMU के लिए एनर्जी। याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि 1 AMU कोरस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी, when AMU इतनी एनर्जी की इक्विवेलेंट है। डेल्टा m कितना हो गया? इंटू डेल्टा m कर दो तो इतनी मास डिफेक्टिव से इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही होगी। नोट कर लो यार। सर एक बारी थोड़ा सा लिखिए क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है? क्यू वैल्यू यार एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपकी फिजिबल है, स्पॉन्टेनियसली मतलब फिजिबल है या नहीं है। करना कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्यू वैल्यू हमेशा क्या देखो, जो बाइंडिंग एनर्जी किससे डिफाइन होती है? बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन होती है एटम को का जो न्यूक्लियस है उसको बनाने के लिए जो भी आपकी एनर्जी खर्च हुई वो क्या है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा एक न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए डिफाइन होता है। और क्यू वैल्यू हमेशा एक रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। रिएक्शन मतलब मान लो कि कोई भी ए प्लस बी मिलकर सी प्लस डी बना रहे हैं, तो क्यू वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? क्यू वैल्यू ऐसे डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
एक बात बताओ, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल तभी बन रहे हैं। अगर मैं ए और बी से सी और डी बना रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे बोलना चाहिए कि भैया आपका जो बन रहा है वो आपको ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल मतलब क्या हुआ, जो अब जो प्रोडक्ट बने उनकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी से कम होनी चाहिए। क्या बात है, उल्टा, प्रोडक्ट की तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो वो ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, जितनी ज्यादा आप एनर्जी सोचो ना, जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को तोड़ने के लिए, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है वो। हाँ ये सर, अब ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, अब ज्यादा एनर्जी लगेगी ना इन्हें तोड़ने में। हाँ, ओके, तो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपको इंडिविजुअल की बाइंडिंग एनर्जी दे दी जाए कि एलिमेंट ए की बाइंडिंग एनर्जी है, बी की है, सी की है, डी की है, तो क्या करो, सी और डी की बाइंडिंग एनर्जी का सम कर दो, ए और बी की बाइंडिंग एनर्जी सम कर दो, डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या है, जो आप सोचे थे वो क्या है, सही है, फिजिबल होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब ये हो रहा है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल थे तो प्रोडक्ट बनेंगे, है कि नहीं। अच्छा, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मास दिया हो तो क्या करोगे, मास के टर्म में क्या बोलोगे, मास किससे ज्यादा होना चाहिए फिजिबल है तो? प्रोडक्ट्स का ही ज्यादा होना क्या रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए सर। चाहिए। ओ आपको एनर्जी रिलीज करवानी है भाई, अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनका मास थोड़ा कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस सर। या देखो, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तो रिएक्टेंट में से, सॉरी प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस करो, और अगर आपको मासेस गिवन है तो मासेस फिर आप रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का माइनस करो। तो अगर आपकी जो क्यू वैल्यू है वो केस बनेगी, या तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो मतलब रिएक्शन क्या आपकी क्या है, नेचर में फिजिबल है, ठीक है। और अगर ये है तो ये नॉन फिजिबल का मतलब दोस्तों कभी ये नहीं होता कि वो रिएक्शन होगी नहीं। फिजिबल मतलब क्या हुआ, रेट काफी स्लो हो जाएगा। नहीं मतलब अपने आप से नहीं पाएगा। हाँ ऑब्वियसली आप एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर दो फिर तो आप किसी भी रिएक्शन करवा नहीं सकते हो। वो बैरियर, अगर आप जो बैरियर जो उसको रोक रहा है, एक्टिवेशन, हाँ परफेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी टाइप बोलो, तो आपको क्या होता है, वो केवल 2-4 रिएक्शन दे देंगे, सबके मासेस वासेस दे देंगे या फिर सबके बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे और पूछ लेंगे भैया कौन सी रिएक्शन फिजिबल हो पा रही है। कुछ नहीं करना है, मासेस गिवन है तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट करो, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट करो। ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता तो फिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, अगर मैं, ये तो रिएक्शन की बात हो गई, और अगर मैं किसी एक एलिमेंट की बात करूंगी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मुझे दो एलिमेंट कंपेयर करने हैं, मान लो एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, तो एक्स का अपना एक एटम है, वाई का अपना एक एटम है। मैं बोलूं इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है मैं बोलूँ वो 20 है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है मैं बोलता हूँ वो 24 है, तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? सर वी कैंट से, सर हम कह ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग है। मान लो इसके पास मास नंबर 5 है, मास नंबर 5 मास क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बता रहा है, और यस इसके है तो इसके पास 8 न्यूक्लियन है, इसके पास 5 न्यूक्लियन है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। पर न्यूक्लियन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स है, एक्स का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू वाई के न्यूक्लियस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से अगर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना आया 4, अगर मैं 3 निकालता हूँ पर न्यूक्लियस ये कितना आया 3 आर। क्या मतलब है, ऑब्वियसली इसके हर एक एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4 यूनिट, पर इसमें सब 3 यूनिट देते ही आपका क्या होगा, एक न्यूक्लियन
निकल जाएगा। तो वही इसमें आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने में, वो ज्यादा स्ट्रांगली क्या थे, पकड़े हुए थे एक दूसरे को, बाउंड किए हुए थे। इसमें कम एनर्जी देते ही कोई भी न्यूक्लियन बाहर निकला तो मतलब एक दूसरे को उनको पकड़ने की स्ट्रेंथ कम है। बस ये जस्ट बिकॉज में नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा है इसलिए आपको टोटल एनर्जी ज्यादा मिल रही है। अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट के एटम को ऐसे कंपेयर करना हो कि भाई ये एलिमेंट का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, तो अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी में देखो तो क्या तो ज्यादा रेलेवेंट क्या कौन सी टर्म है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो, ऑलराइट। तो सिंपली दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को कंपेयर करना है कि किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रांगली एक दूसरे को बाउंड करके रखा, उन्होंने बाइंड करके रखा हुआ पार्टिकल्स में। देन व्हेन इट कम्स टू द है ना स्टेबिलिटी या टू कंपेयर स्टेबिलिटी बिटवीन एलिमेंट्स, तो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बेटर क्या चीज है, रेलेवेंट है बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी पर न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो देखिए टू कंपेयर स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is more relevant. To compare stability binding energy per nucleon is more relevant than total binding energy. तो सोचो ना अगर एक के पास एक का मास नंबर 100 है और हर न्यूक्लियन निकालने के लिए एनर्जी 1 चाहिए, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी का बोलोगे सर 100 होगी। देखोगे तो इस वाले एक्स वाले में आपके एक न्यूक्लियन को निकालना ज्यादा हार्ड काम है rather than कि 100 वाले के एक न्यूक्लियन को निकालना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन ग्राफ जब बनाया गया ग्राफ कुछ ऐसे आता है, मतलब ऐसे कोई स्मूथ ग्राफ नहीं है दोस्तों, वो अलग-अलग एलिमेंट डिस्क्रीट ग्राफ है, डिस्क्रीट पॉइंट्स सबको जोड़ा गया तो रफली शेप में ऐसे बनाई हुई है। अगर अपन से दिखाओगे तो आपको इस तरह कुछ दिखेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ऐसे कुछ बनेगा। ऑलराइट, अब इसको एलसीडी में से आप देखोगे आपको ग्राफ मिल जाएगा। चलो अभी सबसे पीक पर है वो आप याद रखो वो क्या है, आयरन। वो आयरन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की सबसे ज्यादा होती है। अभी देखो ना कि जो एलिमेंट आयरन के इधर आ रहे हैं, सर ये Fe क्या लिखा है? आयरन लिखा है भाई। अच्छा ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में सबसे ज्यादा जो आयरन की होती है। अब देखो जो एलिमेंट आयरन के लेफ्ट में और जो एलिमेंट राइट में, दोनों क्या चाहते हैं कि अपने आप को कुछ ऐसे स्टेबल बनाना चाहते हैं कि मैं ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाऊं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी आप क्या बोलोगे, वो एलिमेंट का न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। देखो ना इससे जो आयरन के जो लेफ्ट में होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो लाइट होते हैं वो फ्यूज होते हैं, वो अपना एटॉमिक नंबर बढ़ाकर आयरन की तरफ जाना चाहते हैं। तो एक ऐसे एलिमेंट बनना चाहते हैं जो कि आयरन के ज्यादा क्लोजर है, और जो एलिमेंट आयरन के राइट में है उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो क्या करना चाहिए, फिशन। हाँ वो अब वो भी जाएगी कि भैया मैं अपना एटॉमिक नंबर कम कर दूं, उससे तक मैं एक ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाऊं जो एलिमेंट आयरन के ज्यादा क्लोज है। तो जिनका Z ज्यादा है वो Z कम करना चाहता है, और जिनका Z कम है वो Z बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो लाइटर होते हैं आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स उसके एटम्स आपस में फ्यूज करना चाहते हैं, और जो हायर वाले होते हैं वो टूटना चाहते हैं, वो फिशन को फेवर करेंगे। जो लाइटर वो
फ्यूजन को फेवर करें। आहो ठीक है, यस सर। चलिए अरे मैं क्वेश्चन इसमें कैसे क्रिएट कर सकता हूँ यार, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूँ। मान लो मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, मैं मान लो मैंने आपको ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। ठीक है, मान लो कुछ ये वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, इसे रैंडमली दे दिया आपने। रैंडमली एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ठीक है ना, कि वो ऐसे नहीं कि यहाँ पर आयरन बैठा हुआ है, एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है। सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पज से ठीक है, ये जो है दिस इज फॉर ए, इसमें से लिखता हूँ ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है। तो ये देख के बताओ तो ये रिएक्शन फिजिबल है क्या? इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन रहेगी। मैं मेरे को डेटा देखो तो ये रिएक्शन फिजिबल है, एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है ये निकालना चाहिए हमें? नहीं है सर फिजिबल, Not. क्यू वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। व्हाट इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी? बी के पास कितना है? 12 ये बाइंडिंग और इसका कितना बार न्यूट्रॉन चार्ज, इसके पास कितनी, इसके टोटल बाइंडिंग एनर्जी 12, इसके पास कितनी डी के पास 20. 20 ए के पास कितनी है 2 2 सी के पास कितनी है 32. 32 तो अगर मैं बात करूं बी प्लस डी मिलाओगे तो कितना हुआ सही है यस सर ऐसे बैठा से 12 ये क्यों है which is not feasible बट अगर मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी ले लेता हूँ ये फिजिबल है क्या यस सर Yes, sir. यस सर फिजिकल ए प्लस डी ऐसे मैंने कोई रैंडमली दे दिया तो सकता आपको ऐसे कुछ दे दिया जाए तो समझ रहे हो ना आपको क्या चाहिए अगर मैं देखो ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ था आपको निकालना क्या होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी यहाँ तक ठीक है क्लास यस यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कल क्लास में इसे कंटिन्यू करके कल आपका रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा बस हार्डली कुछ 10-15 मिनट का रह गया
अभी हमने 3-4 डीके नहीं पढ़े, अल्फा डीके, बीटा डीके के। तो कोई भी अल्फा डीके हो रहा था उसमें उसका क्या अल्फा डीके का मास डिफेक्ट निकाल के आना। अच्छा आपके लिए क्या होमवर्क है, क्या अल्फा डीके क्या और बीटा के जो दोनों डीके हैं उनका मास डिफेक्ट लिख के लाओगे। ओके सर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न से? नहीं, न्यूमेरिकल आते हैं पूरा। आपका फोटोइलेक्ट्रिक क्या है, न्यूमेरिकल है। एटॉमिक वाला पूरा बोर मॉडल क्या है, न्यूमेरिकल है। सर बोर मॉडल की जो मैं सॉल्विंग करता सर काफी लंबी कैलकुलेशन सी उसका वैसे मैं क्या आती है। करूंगा उसका मैं क्या है, उसका मैं तुम बताओ मैं क्या बोलूं। ऑब्वियसली यार उनमें तो क्या है, कैलकुलेशन तो है ही इन्वॉल्व और एग्जाम में भी आता है। और पॉसिबल मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको लगेगा एग्जाम फ्रेम में वो कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस साल भी बहुत बच्चों को लगा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे थे कैलकुलेशन में, उनको भी लगा कि मतलब एग्जाम टाइम में फिजिबल नहीं था। तो आ जाएगा तो आ जाएगा यार, क्या कर सकते हैं, है ना। थैंक यू क्लास।